हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी का एक ऐसा टर्म है जो मार्केट में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इन द सेंस कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा सुने होते हैं, जब इस पे बात करने की बारी आती है इंटरव्यू में या फिर ऐसे भी ग्रुप डिस्कशन में या कहीं भी आप आईटी के अगर बंदे हो, आईटी से रिलेट करते हो किसी भी तरीके से, तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और एक्चुअल में पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ इसकी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट 10 मिनट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बहुत ही आसान तरीके से एग्जांपल लेके। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप IRCTC, रेलवे, इन सब में टिकट बुक करते होगे या पहले कभी किए होगे, या बस में टिकट बुक करते होगे। ठीक है, ऑनलाइन बुक करते हो। आप एक एग्जांपल लो, आप इमेजिन करो कि अगर IRCTC जो बुकिंग का प्लेटफॉर्म बनाई है आपको बुकिंग के लिए, ठीक है, एक सर्वर पे रखी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि वेबसाइट का जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि सर्वर होता है और उस पर वेब पेज अपलोड होता है। ठीक है, आप उसको एक्सेस करते हो तब टिकट बुक होता है। बहुत सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो जब आप टिकट बुक करते हो तो सर्वर से ही रिक्वेस्ट आपके पास आती होगी। तो सर्वर का कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि जैसे आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन कि 3 GB रैम, 128 GB रोम स्पेस। ठीक है, उसी तरीके से लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन की हार्ड डिस्क 250 GB या फिर रैम 6 GB। ठीक है, इसी तरीके से सर्वर का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट ये कॉन्फ़िगरेशन एक लिमिट तक ही काम कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके लैपटॉप में भी अगर 250 GB से ज़्यादा डेटा हुआ तो आपको ज़्यादा हार्ड डिस्क की स्पेस की ज़रूरत पड़ने लगती है, या आपके लैपटॉप में ढेर सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो आपको फिर ढेर सारे रैम को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है उसको सही तरीके से चलाने के लिए लैपटॉप को। ठीक इसी तरीके से सर्वर का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ढेर सारा ट्रैफिक आया, मैं IRCTC का एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से, अगर IRCTC पे ढेर सारे लोग एक साथ टिकट बुक करने बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको रैम और हार्ड डिस्क उनका इतना होना चाहिए कि उतने ट्रैफिक को संभाल सके, तो जो कि नॉर्मल तरीके से उनका चलता है। अब एक इमेजिन करो कि सपोज कि एक लिमिट है उनके हार्ड डिस्क का, उनके रैम का, और एक लोड पड़ रहा है। लोड इन द सेंस कि ढेर सारी ट्रैफिक उनसे टिकट बुक कर रही है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जितना उन्होंने ट्रैफिक बनाते टाइम सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा ट्रैफिक अचानक से उनके पास आ जाता है, तो IRCTC क्या इसके लिए तैयार रहती है? ऑब्वियस सी बात है, तैयार रहती है। इसीलिए कभी उनका सर्वर उस तरीके से हैंग नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब आज अगर 10,000 लोग बुक कर रहे हैं और अगर होली का फेस्टिवल आया, उस पर सपोज अचानक से ट्रैफिक डबल हो गया 20,000 एक हफ्ते के लिए, तो क्या वो 20,000 ट्रैफिक नहीं संभाल पाएंगे? क्या उनको टिकट बुक नहीं होगा? होगा। कैसे होगा कि वो रेडी हैं, वो अपने हार्ड डिस्क और रैम उतना लेके बैठे हैं। ठीक है, कि अगर 10,000 चाहे आए चाहे 20,000 आए, उतनी ही टिकट बुक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सोचने वाली बात ये है कि अगर IRCTC, क्लाउड कंप्यूटिंग यहीं पे आता है कि अगर IRCTC उसको पता है पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार, एक होली और एक दिवाली फेस्टिवल, मतलब ये एक कोई 2 बड़े फेस्टिवल पे उसके जो लोड है, ट्रैफिक का लोड है, वो अचानक से डबल हो जाता है। ये IRCTC को पता है। लेकिन सिर्फ इस 2 फेस्टिवल के लिए, मतलब लगभग 15 दिन के लिए, सिर्फ जो ट्रैफिक डबल होता है उसके लिए सिर्फ उनको रैम जो है अपना डबल रखना पड़ रहा है नॉर्मल बिहेवियर से, और जो हार्ड डिस्क स्पेस है वो भी डबल रखना पड़ रहा है। तो सोचो कि वो हर साल उतना कॉस्ट जो है सर्वर पे कर रहा है बंदा। IRCTC जो भी है सर्वर पे, सर्वर इन द सेंस कि हार्ड डिस्क जो डबल रखा है वो डबल हार्ड डिस्क का कॉस्ट पे कर रहा है। रैम जितना डबल रखा है, जितना ज़्यादा रखा है, उतने का कॉस्ट हर साल पे कर रहा है। लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ उस 15 दिन की ही ज़रूरत पड़ रही है, एक होली पे, एक दिवाली पे, जहाँ पे उसको ट्रैफिक डबल हो जाता है और उतने हार्ड डिस्क और उतना ही रैम की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इस 15 दिन के अलावा उसको हार्ड डिस्क लगभग आधे की स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रैम को आधे की स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सोचो उस 15 दिन को छोड़ के बाकी दिन उसका कॉस्ट बेकार जा रहा है। जहाँ पे ट्रैफिक उसको पता है 10,000 से ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन कॉस्ट बेकार जा रहा है। लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती है कि भाई जब दिवाली और होली आएगा तो क्या करेगी, इसलिए उसको रखना पड़ता है।
तो यहाँ पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो मैंने केस आपको सिनेरियो बताया है IRCTC की एक प्रॉब्लम को, वो तभी होगा जब अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट नहीं होता। मीन्स कि ये चीज़ उसके साथ तभी होती जब क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही IRCTC को ये कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। इन द सेंस, बहुत आसान तरीके से मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि IRCTC उस 15 दिन जो फेस्टिवल का दिन है उनको छोड़ करके बाकी डेज में सिर्फ और सिर्फ कम हार्ड डिस्क, मतलब लगभग आधा स्पेस हार्ड डिस्क और लगभग आधा स्पेस रैम का ही कॉस्ट पे करता है। बाकी जब उसको जिस दिन उसको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा ट्रैफिक की अचानक से, वो ऑटोमेटिकली उसको अलॉट हो जाता है उतना स्पेस, ऑटोमेटिकली उसको अलॉट हो जाता है रैम। लेकिन क्या ये काम आपके लैपटॉप के साथ होता है, आपके मोबाइल के साथ होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग बेस नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्लाउड कंप्यूटिंग रोल प्ले करता है। एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, तो ये चीज़ आप होप समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ रैम और हार्ड डिस्क की बात की है, ये कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कि जब जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे ही वो बढ़ गई या उतना ही इंटीग्रेट हमने कर लिया। ज़रूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कम और ज़्यादा हो रहा है स्पेस और रैम, और सिर्फ उतना ही रेंट IRCTC को पे करना पड़ रहा है। एक्चुअल में इसीलिए इसका नाम भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन द सेंस कि सब कुछ मेरा जो है स्पेस में है। स्पेस इन द सेंस सर्वर है, अब वो स्पेस क्लाउड मत समझना, ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्लाउड और स्पेस जो ओरिजिनल होता है वैसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेस इन द सेंस सर्वर मतलब वो अपने घर में या अपने बिल्डिंग में कहीं पे IRCTC के बिल्डिंग में कहीं पे सर्वर नहीं लगा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े सर्वर लगे हैं और जनरेटर से चल रहे हैं। पहले ये होता था, पहले ऐसे ही होता था। मैक्सिमम बिजनेस पहले ऐसे ही चलते थे। इवन आज भी कुछ बिजनेस कुछ लोग ऐसे ही चलाते हैं कि वो सर्वर खरीदते हैं। सर्वर इन द सेंस कि CPU पूरा खरीदते हैं, जैसे आप CPU खरीदते हो लैपटॉप के लिए, वैसे ही उसी CPU को वो सर्वर में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई जनरेटर उसको देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा। पावर अगर कट हुआ तो सर्वर बंद हो जाएगा। और अगर कल को आपको अचानक से भाई ट्रैफिक बढ़ा मेरे बिजनेस पे, मुझे अचानक से रैम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं CPU में तुरंत नहीं बढ़ा पाऊँगा। तब तक वो ट्रैफिक मेरा वेट तो करेगा नहीं, वो जो ऑडियंस है वेट तो करेंगे नहीं कि भाई जब ये रैम बढ़ाए तो हम अपना काम करें। वो स्विच कर जाएंगे किसी और बिज़नेस में, तो लॉस होगा बिज़नेस का। तो वो हार्डवेयर वाली जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही हैं। और अब जो कंसेप्ट आ रहा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का आ रहा है कि जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे आप उसके सर्विस लो क्लाउड से। क्लाउड से इन द सेंस कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, इसकी भी एक बड़ी बड़ी कंपनी होती है। उस जैसे एग्जांपल अमेजॉन की क्लाउड सर्विस का नाम है AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। विंडोज़ भी क्लाउड प्रोवाइड करती है, इन द सेंस सर्वर स्पेस प्रोवाइड करती है। उसका नाम है विंडोज़ एज्यूरे, AZURE। एज्यूर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग विंडोज़ एज्यूरे। ठीक है, वो बोलती हैं जो जाइंट कंपनियां हैं कि आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, सर्वर वाला काम जो है वो हम देखते हैं। इन द सेंस जाइंट कंपनी देखती हैं, आप उसका सिर्फ रेंट पे करो जितना जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आपका कॉस्ट भी बचता है, बिजनेस भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इतना बेहतरीन है क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट, ये अब आप समझ गए होंगे। आप सिंपल जीमेल यूज करते हो, जीमेल भी आपको जितना आप यूज करते जाते हो आपका स्पेस एलोकेट होते जाता है। अगर आपको पता हो तो आप एक चीज़ और यूज करते होगे, गूगल जीमेल का एक स्पेस यूज करते होगे, ड्रॉप बॉक्स यूज करते होगे। मतलब कई तरह की जो स्पेस अपलोड करने के लिए होती हैं वो आप यूज करते होगे। ठीक है, तो उसमें भी कुछ आपको फ्री मिलता है कि 15 GB आपके पास फ्री है। लेकिन 15 GB से ज़्यादा ही जैसे ही आपका स्पेस होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बंद हो जाता है या कुछ होता है। आपको प्रॉपर मेल आता है कि आप बढ़ा लो। ठीक है, तो आपको दोबारा सब कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी 15 GB स्पेस को वो कंपनी बढ़ा देती है। तो ये क्या है, क्लाउड सर्विस है कि जैसे आपको ज़रूरत पड़ी वैसे ही आपने ले लिया, उसका रेंट दे दिया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्चुअल बेनिफिट ये है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो जाइंट कंपनी है वो कौन कौन सी है, AWS, गूगल, विंडोज़ एज्यूरे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 बेसिकली लेयर होते हैं। लेयर इन द सेंस कि आप इसको कह सकते हो कि ये 3 लेयर्स में बटे होते हैं या टीयर में बटे होते हैं या कैटेगरी आप बोल दो। ठीक है, पहली कैटेगरी का नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज।
IaaS। दूसरी कैटेगरी का नाम होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, PaaS। और तीसरी कैटेगरी का नाम होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, SaaS। ठीक है, अब IaaS क्या होता है, और इन्हीं तीनों कैटेगरी के बेस पे मार्केट में जॉब अवेलेबल हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ डिटेल में फटाफट कि आयास, पायास और सास, इन द सेंस कि IaaS, PaaS और SaaS क्या होता है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज क्या होता है कि आपको सर्वर कितना चाहिए, मीन्स 2 GB रैम, 250 GB हार्ड डिस्क, ठीक है, और इस तरह की रैम की क्वालिटी AMD प्रोसेसर, या मेरे को 2 CPU चाहिए। ये चीज़ें जो मैनेज करता है बंदा, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का इंजीनियर कहलाता है। और IaaS मतलब आयास के अंडर में आता है वो बंदा जो ये सब चीज़ मैनेज करता है। और ये इसकी जॉब जो है मार्केट में बहुत डिमांडेड है। लोगों को सुनते होगे आप, कंपनी में जो जॉब कर रहे होते हैं, यार AWS इंजीनियर है वो। AWS इंजीनियर इन द सेंस कि वो यही सब मैनेज करता है। दूसरे लेवल पे आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इन द सेंस कि आपका रैम है, प्रोसेसर है, ठीक है, हार्ड डिस्क है। अब इन सबको ये तो भाई हैं, मिल गया मुझे, हार्डवेयर लेवल पे चीज़ें हैं, लेकिन अब मुझे वो सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, इन द सेंस कि उसको चलाने के लिए, उन सबको कंबाइन करके चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे सी पैनल एक प्लेटफॉर्म है। तो ये आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के अंदर, मतलब क्या इंस्टॉल करना है उस CPU पे, उस हार्ड डिस्क में क्या इंस्टॉल करना है, उस रैम को कैसे इंटीग्रेट करना है, उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्रोन जॉब कैसे चलाना है। मतलब उस जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन बंदा करेगा, उस पूरे हार्डवेयर को लेकर के, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कॉन्फ़िगरेशन करेगा, प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होगा उस कंपनी से, क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपनी से, मतलब AWS से, उन सारे सॉफ्टवेयर को जो मैनेज करेगा, इंटीग्रेट करेगा, कंबाइन करेगा, उसको बोलते हैं PaaS, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। अब तीसरे लेवल पे आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। जो सॉफ्टवेयर हम थर्ड पार्टी इन द सेंस कि एक्सटर्नल कंपनी, बाहर की कंपनी से कहीं लाके अपने सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, मतलब AWS पे या क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे कोई बाहर से सॉफ्टवेयर लाके, तो वहाँ बोलते हैं हम इसको PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। जो इसको मैनेज करता है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर होता है, लेकिन वो PaaS के अंडर में आता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे IRCTC सपोज IaaS इंफ्रा मैनेज कर लिया, PaaS मैनेज कर लिया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज बना लिया, और अपना वेब पेज होस्ट कर दिया, IRCTC से टिकट बुकिंग होने लगी। अब एक छोटी सी चीज़ है कि जब आप टिकट बुक करते हो तो आपके पास मेल आता है। तो मेल कैसे आता है, ये तो AWS ने दिया नहीं है, सर्वर के साथ ये मिला नहीं है कहीं पे। तो मेल के लिए IRCTC ने किसी थर्ड पार्टी कंपनी या किसी एक्सटर्नल कंपनी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेलचिम्प एक थर्ड पार्टी कंपनी है, जीमेल एक थर्ड पार्टी कंपनी हुई, ठीक है। कोई भी मेल की कंपनी जो एक थर्ड पार्टी कंपनी है, उससे कांटेक्ट किया और उसके सॉफ्टवेयर को अपने सर्वर पे इंटीग्रेट कर लिया कि भाई जब भी कोई टिकट बुक करेगा मेरे सर्वर से, ठीक है, तो उसको मेल चला जाएगा। तो मेल कौन प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है। तो ये किसके अंडर में आता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के अंदर आता है, इन द सेंस कि अब मैं उसी प्लेटफॉर्म पे अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। तो ये 3 लेयर होती हैं बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के, इसी 3 लेयर में सब खेल होना होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो होप सो दोस्तों अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अब आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर की सैलरी इंडिया में क्या होती है, एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी होती है 7 लाख, 7.5 लाख, लगभग 8 लाख के अंडर में, 7 से 8 लाख पर एनम एक फ्रेशर लेवल, मतलब 0 से 3 ईयर अगर एक्सपीरियंस है तो 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इन द सेंस कि 4 से 6 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको 12 लाख की एवरेज सैलरी है इंडिया में, जो रिकॉर्ड की गई है जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ इसके बारे में कोई भी डाउट अब आपसे नहीं रहेगा। अब आप कहीं भी ग्रुप डिस्कशन में बैठो या किसी भी IT डिस्कशन में बैठो तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लेकर के आपके दिमाग में अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।